Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. Today we will discuss what are different aids to construction and how these external aids are useful for interpretation and construction. देखिए, जब आपके पास इंटरप्रिटेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ इंटरनल ऐड होते हैं। सेम वे अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हुए किसी आउटसाइड सोर्स की भी मदद लेते हैं, जैसे किसी और इंस्टीट्यूट को देखा या आपने किसी और डॉक्यूमेंट को देखा, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एक्सटर्नल एड्स। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट एक्सटर्नल एड्स कौन कौन से हो सकते हैं और वो कैसे यूजफुल होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। नंबर फर्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। देखिए, पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर है उसका सबसे सुप्रीम वर्क क्या है? लॉ बनाना। और लॉ कैसे बनाती है? जब भी उसे किसी चीज़ पर लॉ बनाना होता है तो पहले वो एक जो है कमेटी इस्टेब्लिश करती है। तो इस कमेटी का क्या काम होता है कि वो जो भी रिलेटेड मटेरियल है उसको पहले इकट्ठा करती है और अपनी रिपोर्ट जो है भेजती है। फिर उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे एक ड्राफ्ट बनाया जाता है लॉ का। उसी ड्राफ्ट को हम जो है बिल कहते हैं। इसके बाद बिल बनने के बाद ये जो है दोनों पार्लियामेंट के जो दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और हर सभा के, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर हाउस में उसकी 3 रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? सिर्फ बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है और सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बताया जाता है कि उसके इंट्रोड्यूस का क्या रीज़न है, क्या ऑब्जेक्ट है। सेकेंड रीडिंग में वो जो बिल होता है उसकी क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में जो है डिस्कशन होता है। उसमें जो भी अमेंडमेंट प्रपोज किए जाते हैं, अगर वो मेजोरिटी से अप्रूव हो जाते हैं तो फिर उन अमेंडमेंट को भी उसमें डाल दिया जाता है। अगर किसी चीज़ को डिलीट करना होता है तो उसमें डिलीट कर दिया जाता है। तो उसमें बिल्कुल डिटेल डिस्कशन होता है। थर्ड रीडिंग में उनके बेसिस पर फिर जो है उस बिल को हम पास कर देते हैं, जो सेकेंड रीडिंग के बेसिस पे। सेम प्रोसीजर आपका नेक्स्ट हाउस में होता है। फिर ये प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के लिए जाता है और जैसे ही प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट करता है तो ये जो बिल था ये हमारा लॉ का फॉर्म ले लेता है। तो ये थी स्टार्टिंग से लेकर, जब आपने किसी बिल से रिलेटेड सारी की इनिशियल प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जुटाई है और जब प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको ये कंफ्यूजन होता है कि जो है कि हमारे को पता ही नहीं चल रहा होता है कि इसमें उसकी क्या इंटेंशन है और किस तरीके से जो है लेजिस्लेचर ने किसी वर्ड को क्या उसका ट्रू मीनिंग देना चाहा है, तो बहुत कंफ्यूजन होने पे हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को भी जो है रेफर कर सकते हैं। इसी तरह का जो फीलिंग थी वो इस केस में एक्सप्रेस की गई थी। केस का नाम था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस दादाबाई न्यू पॉन्ड्री हिल कॉलरी कंपनी। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस दादाबाई न्यू पॉन्ड्री हिल कॉलरी कंपनी। इस केस में कहा कि बिल में या जो लॉ बन गया उसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन आया है तो जो फर्स्ट रीडिंग में मिनिस्टर ने इसकी इंट्रोडक्टरी स्पीच दी थी, हम उसे क्लियर करने के लिए उस इंट्रोडक्टरी स्पीच को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का ही एक फॉर्म। तो क्लियर हो गया पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। अब सेकंड होता है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। देखिए, जब भी कोई बिल बनता है तो ऑब्वियसली जो है हम उसकी बिल बनने से पहले उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी, उन सबको हम हिस्टोरिकल फैक्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं। और उस वक्त जो एविल प्रेजेंट होती हैं, जो बुराइयां प्रेजेंट होती हैं, वो भी हिस्टोरिकल फैक्ट में ही आती हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट उन बुराइयों को दूर करने के लिए ही किए जाते हैं, जिससे उन बुराइयों को दूर करके हम रेमेडी जो है कॉमन मैन को प्रोवाइड कर सकें। तो इन सब की भी हम हेल्प लेते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था, हेडन केस। हेडन केस में ये बताया गया था कि हमें जब भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, जब भी हम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्यू कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस लॉ को कंस्ट्रक्यू कर रहे हैं कि उससे पहले कॉमन लॉ कौन सा था,
उससे पहले मिसचीफ क्या प्रेजेंट थी जिसे हम दूर करना चाह रहे थे, इस मिसचीफ को दूर करने के लिए हमने क्या रेमेडी दी है और उस रेमेडी के क्या क्या रीजन है। तो ये सारे हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट में आ गए। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 4 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे एज पर हिडन रूल। क्या कॉमन लॉ था, क्या मिसचीफ प्रेजेंट थी, उस मिसचीफ को दूर करने के लिए हमने क्या रेमेडी दी और उस रेमेडी के क्या क्या रीजन थे। तो इस तरीके से हमने देखा हिस्टोरिकल फैक्ट और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सिक्वेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक इन्वेंशन। देखिए किसी भी जो कंट्री होती है उसमें सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी जब चेंज होती है तो उसके साथ साथ कंट्री भी चेंज होती है। हर 10 साल के बाद आपको कंट्री की या सोसाइटी की बिल्कुल डिफरेंट मोड देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आजकल तो वैसे इतने कम्युनिकेशन के साधन है, ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी हो गया है, आप देश विदेशों की चीज़ें जो है इंटरनेट पे बड़े आराम से देख सकते हो, जिसकी वजह से सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, लोगों का टाइम के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है और डिफरेंट तरह के साइंटिफिक इनोवेशन आते हैं। आज हम कोई साइंटिफिक इन्वेंशन आया, थोड़े दिनों बाद ही वो ऑब्सोलीट हो जाता है और उसकी जगह एक नया साइंटिफिक इन्वेंशन आ जाता है। तो कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में हम लॉ बनने के बाद ये जो चेंजेस हुए हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक, इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो लॉ बनने के बाद हुए हैं, क्योंकि ये चेंजेस जो है कोर हैं जो किसी सोसाइटी के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही वो डिसाइड किया गया था फेमस केस नंदलाल बैडविक वर्सेस लता नंदलाल बैडविक के केस में। इस केस में क्या था, किसी इंसान की पैटर्निटी को डिसाइड करना था। अब जो एविडेंस एक्ट था, उस एविडेंस एक्ट में जो था ये प्रूफ नहीं दिया गया था कि कंक्लूसिव प्रूफ में क्या हम डीएनए को ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त डीएनए इतना प्रिवेल नहीं था। लेकिन अब साइंटिफिक इन्वेंशन से ये बिल्कुल प्रूव हो गया है कि डीएनए टेस्ट करके हम किसी की भी पैटर्निटी को जज कर सकते हैं। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि इंटरप्रेट करते हुए अगर साइंस किसी चीज़ का आंसर दे रही है और उस आंसर से हमारा कंफ्यूजन दूर हो सकता है, तो हमें उस साइंटिफिक इन्वेंशन को जरूर यूज़ करना चाहिए, भले ही वो लॉ पास करने के बाद में साइंटिफिक इन्वेंशन आया। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी। देखिए डिक्शनरी तो सभी को पता है, जो एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज के मीनिंग लिस्ट वाइज दिए हुए होते हैं और हर वर्ड का जो है एक्सप्लेनेशन गिवन होता है। अगर हमें किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है तो फिर हम उस डिक्शनरी में उसका मीनिंग देख लेते हैं, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब डिक्शनरी में भी उस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे मीनिंग दिए होते हैं, फिर हमें ये देखना होता है कि हम कौन से मीनिंग को उसमें यूज करें। तो इसमें कौन सा मीनिंग यूज करना चाहिए, उसमें हमें ये देखना चाहिए वो वर्ड किन और वर्ड की कंपनी में यूज हुआ है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें उसका वर्ड जो है देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अवार्ड वर्ड है, अवार्ड का अगर हम कॉमन सेंस वाले वर्ड में यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है प्राइज देना, लेकिन अगर हम लीगल सेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो वर्डिक्ट कोर्ट पास करती है। तो अगर हम कॉमन सेंस वे में यूज करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे कि प्राइज देना, अगर हम लीगल सेंस यूज करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट हमारा लीगल सेंस में है, तो अवार्ड का मतलब होगा कि जजमेंट पास बाय द कोर्ट। तो इस तरह से हम डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था आपका मंगू सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इसमें ये जो था म्यूनिसिपैलिटी एक्ट जो यूपी का था 1960, उसके सेक्शन 13D में ये कहा गया था कि कोई भी मेंबर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसने म्यूनिसिपल टैक्स या कोई और अदर ड्यू जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है उनका पेमेंट नहीं किया है और उसको मांगे हुए, उसको डिमांड किए हुए 1 साल हो गया है। तो इसमें मंगू सिंह ने जो था अपना इलेक्शन नॉमिनेट भरते समय उसके पास एरियर था जिसकी डिमांड किए हुए 1 साल हो गया था, लेकिन जब उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया तब उसने उसे पे कर दिया, लेकिन उसका इलेक्शन जो था उसे सेट असाइड कर दिया गया कि आप जो है डिस्क्वालीफाइड हो।
तो मंगू सिंह ने कहा कि मेरे को तो इस पेमेंट का कोई नोटिस ही नहीं आया कि आपको पेमेंट देना, तभी आप क्वालिफाइड होंगे, तो इसलिए आप मेरा जो इलेक्शन है उसको जो है सेट असाइड नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपकी जो डिमांड थी म्यूनिसिपल टैक्स की वो 1 साल से ज़्यादा एरिया में थी, वो आपको भी पता है, तो आपको दोबारा से नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डिमांड का तो मतलब ही है जो ऑलरेडी आपसे मांगी जा चुकी है, ये नहीं कि जो अब आपसे फ्यूचर में मांगी जाएगी। तो इसीलिए जब आपकी डिमांड ऑलरेडी 1 साल की ड्यू है तो आप जो है डिस्क्वालीफाइड हो नॉमिनेट करने के लिए भी। तो नॉमिनेशन के सामने ही आप जब डिस्क्वालीफाइड थे तो आपका इलेक्शन जो है वो वैलिड नहीं ठहराया जा सकता। अब इसमें एक नेक्स्ट और आता है टेक्स्ट बुक। देखिए कभी कभी क्या होती है, जब हमारा कोई स्टेट्यूट बनता है तो हमने देखा हमारे पास बहुत सारी टेक्स्ट बुक भी आ जाती है। आपने देखा होगा आप कितनी सारी किसी भी एक्ट को समझने के लिए कितने ऑथर्स की जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक को भी रेफर करते हैं। तो जो बहुत रेप्यूट ऑथर्स की टेक्स्ट बुक होती हैं, कोर्ट जो है उनको भी रेफर कर सकता है मीनिंग को समझने के लिए। इसमें नेक्स्ट आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट्यूट इन पारी मैटेरिया। व्हाट इज दिस? स्टेट्यूट इन पारी मैटेरिया। देखिए पारी का क्या मतलब होता है? सेम। पारी का क्या मतलब हुआ? सेम चीज। और मैटेरिया का क्या मतलब हुआ? सब्जेक्ट मैटर। दोनों को पढ़ के हम लगाते हैं जबकि सब्जेक्ट मैटर सेम हो। तो अगर हम किसी स्टेट्यूट को इंटरप्ट कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम उसी सब्जेक्ट पे बने हुए दूसरे इंस्टीट्यूट की भी मदद ले सकते हैं। अगर दूसरा इंस्टीट्यूट जो कि सब्जेक्ट मैटर सेम है वो हमारी हेल्प कर सकता है तो हमें बिल्कुल हेसिटेट नहीं करना चाहिए, हम दूसरे इंस्टीट्यूट की मदद पहले इंस्टीट्यूट के कंस्ट्रक्शन में ले सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा केस हुआ था आपका स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वैद्यनाथ अय्यर का केस। कौन सा केस था ये? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वैद्यनाथ अय्यर का केस। इस केस में हुआ था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हम जो है सेक्शन 4 क्वेश्चन में आया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 4 आया, उसमें बोला गया कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी लीगल रेम्यूनरेशन के अलावा किसी से कोई भी पैसे लेता है तो उसे ब्राइब माना जाएगा। ठीक है, तो अब उस जिस पर्सन ने ये लिया था उसने कहा नहीं ये ब्राइब नहीं है, तो फिर क्योंकि ये तो नॉर्मली अगर मुझे किसी ने दिए तो आप उसे ब्राइब नहीं मांग सकते, क्योंकि मैंने उसको कोई भी इस चीज़ में झांसा नहीं दिया कि मैं आपका ये काम करा दूंगा, ये जल्दी करा दूंगा, इसलिए आप मुझे पैसे दीजिए, तभी वो ब्राइब माना जाता। तो इसमें कंफ्यूजन आने पे तो कोर्ट ने था इंडियन एविडेंस एक्ट को भी देखा, तो उन्होंने जब एविडेंस की डेफिनेशन दी तो उन्होंने उसके पहले लिखा था इट शैल बी प्रिज्यूम। तो उन्होंने कहा कि देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि एविडेंस का सबसे बड़ा एक्ट है, तो वो भी बता रहा है इट शैल बी प्रिज्यूम। इससे ये पता चलता है कि अगर हमें ये लगता है कि ये चीज़ जो है जो पैसे आए हैं ये ब्राइब है तो हम इसको प्रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट भी हमें यही समझाने की कोशिश करता है। तो इस केस में जो एक्यूज था वो माना गया कि उसने ब्राइब लिया। क्लियर हो गया आपको ये? नेक्स्ट है आपका हेल्प फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूट। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमने इनेक्टमेंट करा उससे पहले भी जो है अर्लियर जो है इंस्टीट्यूट हो सकता है और हमने उसे रिपील करके अब दूसरा एक्ट बनाया है। तो अर्लियर जो इंस्टीट्यूट होता है अगर उसके कोई वर्ड्स हमारे री एनेक्टमेंट में भी आते हैं तो हम उनका उसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे जैसे कि हमने उसको जो है अर्लियर इंस्टीट्यूट में किया था। अब नेक्स्ट है आपका हेल्प फ्रॉम सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन। देखिए जब हमारा कोई कानून बन जाता है तो उसके बाद और भी कानून बनते हैं, तो हम जो है सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन की हेल्प भी ले सकते हैं अपने अर्लियर लेजिस्लेशन को इंटरप्ट करने में और कंस्ट्रीट करने में। हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉ तो बाद में बना है तो हम इसकी हेल्प नहीं लेते। ये मैं एक केस से बताती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये केस था आपका अमीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। कौन सा केस था? अमीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 293 है। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन एक 293 है, उन्होंने वर्ड उसमें यूज किया एक डायरेक्टर। ठीक है, अब डायरेक्टर में कौन कौन आते हैं इसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक अमेंडमेंट पास किया गया। उस अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ था कि ये जो वर्ड डायरेक्टर है
इसमें आपका डिप्टी डायरेक्टर भी आएगा और असिस्टेंट डायरेक्टर भी आएगा। ये अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन आया तो जो आपका एक्ट था उसमें डायरेक्टर वर्ड यूज हुआ और जो अमेंडेड एक्ट था उसमें वर्ड हुआ कि डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर भी डायरेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ था कि क्या ज्वाइंट डायरेक्टर डायरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर वर्ड तो उन्होंने लिखा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो ज्वाइंट डायरेक्टर है वो असिस्टेंट डायरेक्टर से और डिप्टी डायरेक्टर से रैंक में ऊपर है। तो जब अमेंडमेंट एक्ट ने डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर की कैटेगरी में डाला है तो उस रैंक से ऊपर का जो ज्वाइंट डायरेक्टर है वो तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर की कैटेगरी में आना ही चाहिए। तो उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर को भी डायरेक्टर की कैटेगरी में डाला। कैसे डाला, इसके लिए उन्होंने हेल्प ली जो अमेंडमेंट एक्ट था। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अर्लियर एक्ट इनटू लेटर। कभी कभी लेजिस्लेचर क्या करती है, जब कोई बाद में एक्ट बनाती है तो वो उसमें जो पुराना एक्ट होता है उसका भी मेंशन कर देती है। उसमें वो वर्ड बाय वर्ड उसको पूरा का पूरा अर्लियर एक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करती है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा करेगी तो वो तो डुप्लीकेसी हो जाएगा कि अर्लियर एक्ट को भी आपने लेटर एक्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो इसमें वो इनकॉर्पोरेशन की जो है हेल्प लेती है। इनकॉर्पोरेशन का क्या मीनिंग होता है कि हम लेटर एक्ट में सिर्फ अर्लियर एक्ट का एक रेफरेंस दे देते हैं कि अगर कोई डाउट हो तो आप इस अर्लियर एक्ट को रेफर करें। इसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अर्लियर एक्ट। ठीक है, तो हमें फिर जो है लेटर एक्ट में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हम अर्लियर एक्ट को भी रेफर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपका जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें स्पेशली प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी वर्ड और एक्सप्रेशन को इस वाले एक्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ना ही डिफाइन किया गया है, तो आप उस वर्ड को इंडियन पैनल कोड में उसका मीनिंग देख सकते हो। तो जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसने किसकी तरफ, अर्लियर एक्ट की तरफ इशारा किया, इंडियन पैनल कोड की तरफ। तो अगर आपको इस एक्ट में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्ट है उसमें कोई वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है या उसका डेफिनेशन नहीं है तो आप इंडियन पैनल कोड में जाके भी देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है आपका कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट। देखिए कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, अगर आप किसी भी लॉ के जो लीडिंग लॉ के रूल्स हैं, ठीक है, मैं सेक्शन की बात नहीं कर रही, सिर्फ रूल्स की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी लॉ के लीडिंग रूल्स को एक ऑर्डरली और एक ऑथोरिटेटिव मैनर में उन्हें अरेंज कर देते हैं तो उसे कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। जैसे आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, ये आपका कोडिफाइंग एक्ट ही है एक तरीके से। आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, ये भी आपका कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट है। तो अगर हम इंडियन पैनल कोड की बात करते हैं तो उसमें हमें कोई कंफ्यूजन आता है रूल्स या लॉ से प्रोसीजर से रिलेटेड तो हम कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं। अब लास्ट हमारा आता है कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट। कंसोलिडेटिंग जैसे कि नाम ही बताता है, अगर हम 3-4 इंस्टीट्यूट को एक ही जगह पे जो है असेंबल कर देते हैं तो इट मीन्स अगर एक ही प्लेस में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट को एक जगह लेके आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट। जो कंपनी लॉ है वो आपका जो कंपनी एक्ट है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, एक ही प्लेस पे एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। तो अगर आपको एक भी इंस्टीट्यूट में किसी वर्ड को समझने में कोई एम्बिग्युइटी होती है, कोई डाउट आता है या उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो आप उसी कंसोलिडेट इंस्टीट्यूट में जो दूसरा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वो भी उसी सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहा है, तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये था आपका कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट। तो आई थिंक कि आपको एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। This is very important topic and generally it is asked in examination. So I think this lecture will be very helpful to you. If it is helpful, then please share to other students also so that they might be benefited. So that's all for today's lecture. Thank you very much.